हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आपके जेओ या आईटी के एग्जाम और इसके अलावा अगर आपने एचपी सेक्रेटरीएट का पेपर भी फिल किया है तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें एचपी सेक्रेटरीएट के एग्जाम की तो उसमें भी एक टर्म लिखी हुई है सब्जेक्ट्स में, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में सिर्फ एमएस वर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपको बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आज की क्लास में जो मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा वो आपने ध्यान से देखने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपना शेड्यूल डिस्कस करना चाहूंगा। ये हमारा वीकली शेड्यूल है जिसमें सेक्रेटरीएट क्लर्क के अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए या फिर हमारा जेओआईटी का जो एग्जाम है उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपने डेली देखने हैं। रात को 8 बजे आपको ये प्रीमियर हो जाते हैं, तो आप सभी देखिए इसको, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल्स यूनिट्स बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो बूटिंग का मतलब क्या होता है। बूटिंग का एक बेसिक सा मीनिंग होता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर एक प्रोसेस करता है, बायोस के द्वारा वो प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि उसको क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा बच्चे पोस्ट। इसका आंसर क्या होना चाहिए पोस्ट होना चाहिए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो अपने आप को एक छोटा सा टेस्ट करता है, जिसमें वो ये चेक करता है कि मेमोरी सही से काम कर रही है, हार्डवेयर अच्छे से काम कर रहा है। तो उसकी टेस्टिंग होती है बेसिकली। हर एक जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसमें आपने भी देखा होगा कि एक बार टेस्टिंग आती है, तो वो पोस्ट, उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो आई होप पहला क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पता होना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जी। ठीक है, कि कंप्यूटर का इंटरफेस कैसे रहेगा, ठीक है, यूजर इंटरफेस कैसे होगा, वो कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली यूज करते हैं वो हम विंडोज के करते हैं, और विंडोज का जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, 11, विंडो 11 चल रहा है अभी। ठीक है ना, इसके अलावा आईओएस के भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अगर आपके पास अपना एप्पल का लैपटॉप है तो उसमें आईओएस का आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर ये यूज किए जाने वाला विंडोज है, दैट इज विंडो 11, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारा काम करता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि विंडो 9, तो विंडोज के जो वर्जन है उसमें विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, लेकिन विंडो 9 नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज। तो विंडो 9 इज नॉट अ वर्जन। ठीक है, विंडो 8.1 के बाद विंडो 10 आई थी, विंडो 10 के बाद अभी लेटेस्ट कौन सी विंडो आई है, विंडो 11 आई है। ठीक है, पेरिफेरल यूनिट्स की बात करें तो जो एडिशनल जितने भी हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जिनमें हम माउस को भी कह सकते हो, काउंट कर सकते हो, कीबोर्ड को भी, यो अगर आप कोई यूएसबी लगा रहे हो तो वो भी आप इसमें इसको कंसीडर कर सकते हो। तो आई थिंक पहली इसमें आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दैट इज बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जिसमें जो डेटा होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, बूटिंग को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो बायस के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन एमएस विंडोज। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो कंप्यूटर में साथ ही मिलते हैं आपको, जब विंडो जब भी आप अपलोड करते हो, अपडेट करते हो, उसमें साथ ही जब आ जाते हैं हमारे पास जो सॉफ्टवेयर, उनको बोला जाता है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एमएस विंडोज, आप सभी के कंप्यूटर में एमएस विंडोज होगी। ठीक है ना, तो जब भी हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें देखो पेंट आपको मिल जाएगा, सीडी प्लेयर आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो एमएस वर्ड है, ठीक है, इसका आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये विंडोज के साथ फ्री नहीं होता है, इसका अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसको हम एमएस ऑफिस कहते हैं। एमएस ऑफिस जिसको हम कहते हैं, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, इसके अलावा एमएस एक्सेल है, आउटलुक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एमएस ऑफिस का पार्ट होते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम दी विंडोज। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके अलावा बेटा इसमें समझने वाली चीज क्या होती है कि अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं तो एमएस वर्ड अपने आप में ही एक चैप्टर बनता है।
इट इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। अपने आप में एक चैप्टर बनता है जिसके ऊपर आपको शॉर्टकट कीज के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कंट्रोल ए का काम क्या होता है, कंट्रोल बी का काम क्या होता है, कंट्रोल सी का क्या काम है, कंट्रोल डी का क्या काम है। तो ये इसमें कुछ शॉर्टकट कीज बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, एमएस वर्ड की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो उसमें डिफॉल्ट हमारे पास फॉन्ट क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कैलिबरी होता है, अब फॉन्ट डिफॉल्ट साइज पूछ लेगा फॉन्ट का, दैट इज 11। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है जो गिवन होता है, ठीक है, उसमें तो वो आएगा हमारे पास 8 और मैक्सिमम कितना हो जाता है फॉन्ट साइज 72। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो कोई भी अगर आप अल्फाबेट या नंबर लिखोगे दैट विल बी लेफ्ट अलाइंड, उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो भी क्या होगी, लेफ्ट अलाइनमेंट होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एमएस वर्ड को एक बार जब आप ओपन करोगे ना तो ऊपर जितने भी रिबन्स और ग्रुप्स होते हैं उनको एक बार जरूर आप स्टडी कर ले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारे पास कि डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। तो आजकल के टाइम में बेटा ये सबसे ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर काफी काम भी चल रहा है, इसकी अपग्रेडिंग के ऊपर काफी काम चल रहा है। तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम एआई भी बोलते हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर आजकल बहुत काम चल रहा है। तो आपको हो सकता है कि एआई की फुल फॉर्म आ जाए या इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सके, ठीक है, जा सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन की तरह ही इंटेलिजेंस शो करती है उसको, उस पर्टिकुलर टेक्निक को क्या बोला जाता है, टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आएगा हमारे पास MIDI स्टैंड्स फॉर, कि जो MIDI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो फुल फॉर्म्स के ऊपर आपको लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर CPU के पूछे गए हैं, ठीक है ना। बायोस का क्वेश्चन आ सकता है आपको, पोस्ट की फुल फॉर्म आ सकती है, उसी तरीके से MIDI की भी फुल फॉर्म आ सकती है। तो ये क्या होता है, MIDI क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। आपने इसकी फुल फॉर्म को याद रखना है क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे होते हैं जिसमें आपसे फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो MIDI की फुल फॉर्म क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड की इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। हाँ जी, DBMS में ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं JOIT के पेपर की, तो सबसे पहले तो DBMS की फुल फॉर्म दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कितने तरह का इसका आर्किटेक्चर होता है, कितनी तरह के इसके मॉडल्स होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आर्किटेक्चर मॉडल होता है एक, आर्किटेक्चर मॉडल ऑफ DBMS, नेटवर्क मॉडल होता है, ठीक है, रिलेशनल मॉडल होता है जिसकी बात हुई है यहां पे, है ना, रिलेशनल मॉडल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इन चारों मॉडल्स के बारे में। आर्किटेक्चर मॉडल किस तरीके से होता है कि मान लो एक हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे दो और इसके पार्ट्स रहेंगे इस तरीके से, जिनको इस तरीके से मेंशन कर सकते हो सकता है इसके आगे और दो बन जाए या तीन बन जाए। तो इसमें होता क्या है कि अगर मैं ऊपर वाली जो जनरेशन है उसको अगर मैं पेरेंट और नीचे वालों को अगर चिल्ड्रन मान के चलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ईच पेरेंट हैव मल्टीपल चिल्ड्रन बट ईच चिल्ड्रन डजंट हैव मल्टीपल पेरेंट। आर्किटेक्चर मॉडल का ये बात होती है कि अगर आप कोई भी चिल्ड्रन देखोगे, यहाँ पे कोई भी चाइल्ड देखोगे, उसका एक ही पेरेंट होगा, इसके दो पेरेंट कभी भी नहीं हो सकते। ये होता है हमारे पास आर्किटेक्चर मॉडल, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं कि यहाँ पे भी मैंने एक मॉडल बना दिया, यहाँ पे भी एक मैंने एंटिटी को रख दिया, तो अब यहाँ पे क्या है कि एक चिल्ड्रन के दो पेरेंट है, ठीक है। तो एक चिल्ड्रन के जब दो पेरेंट या दो से ज्यादा पेरेंट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर केस में इस मॉडल को क्या बोला जाएगा, नेटवर्क मॉडल ऑफ DBMS। ये बन जाएगा नेटवर्क मॉडल। एक्चुअली हुआ क्या था कि आर्किटेक्चर मॉडल में क्या था कि आप एक पर्टिकुलर एंटिटी से मल्टीपल आप कनेक्शन तो जोड़ सकते हो, लेकिन उस नीचे वाले कनेक्शन को आप अलग अलग एंटिटीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसको चेंज करने के लिए आया था नेटवर्क मॉडल। आप ये कह सकते हो इसका ही अपडेशन है ये।
आर्किटेक्चर मॉडल का ही अपडेशन है हमारे पास नेटवर्क मॉडल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशनल मॉडल, तो रिलेशनल मॉडल होता है हमारे पास जैसे एक्सेल में सेल्स होते हैं ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से सेल्स बनते हैं, मतलब इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेशनल मॉडल में। तो रिलेशनल मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड डीबीएमएस मॉडल है, तो सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, यानी कि ऑब्जेक्ट, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसके अपने सारे के सारे, जैसे इस तरीके से मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, उसका मान लो एड्रेस यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, हर एक चीज आपने मेंशन कर दी, तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो डीबीएमएस के 4 बेसिक मॉडल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड की इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो बेटा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में कुछ कीज होती हैं, जैसे प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, हमारे पास फॉरेन की भी होती है, बट अगर मैं बात करूं ट्रैक की तो ये नहीं होती। तो मतलब ये इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। देखो जो आपको यूनिकनेस दिखाए, जो पर्टिकुलर चीज आपको यूनिकनेस दिखाए, जैसे मान लो आपका आधार कार्ड का नंबर है, वो क्या यूनिक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। फॉरेन की क्या होती है कि मान लो ऐसा एक नंबर जिस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका अलग और डेटा निकल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। जो एक अलग मॉडल के साथ आपको कनेक्ट करवाता है उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन की बोला जाता है। उसी तरीके से बेटा जो ट्रैक की होती है ना, इसका कोई भी नाम नहीं है, ये रिलेशनल मॉडल में होता ही नहीं है। तो आपसे यही पूछा गया था विच इज नॉट अ वैलिड की, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका, ट्रैक की रहेगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज ऑल्सो नोन एज इंकलेस प्रिंटर। देखो प्रिंटर्स के बारे में जरूर पढ़ना बच्चे। प्रिंटर जो होते हैं हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, ठीक है। जो हमारी जेओआईटी की क्लासेस हैं उसमें तो प्रिंटर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन कराया गया है, एक एक प्रिंटर के बारे में कि उसका काम क्या होता है, कौन से इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, कौन से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इंकलेस प्रिंटर कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्मल प्रिंटर, क्योंकि जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें तो ऑलरेडी इंक होएगी, है ना। ओसीआर की बात करें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें भी इंक होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी हमारे पास इंक का यूज होता है। बट इफ आई टॉक अबाउट दी थर्मल प्रिंटर, तो इसमें जो है वो ये एक इंकलेस प्रिंटर हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी थर्मल प्रिंटर। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि असेंबलर एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं बात करूं असेंबलर की, तो ये क्या है, हमारे पास एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसको आप ट्रांसलेटर भी कह सकते हो, बट एक्चुअल वर्ड इसका होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, जो सेकंड जनरेशन में आई थी, सेकंड जनरेशन में आई थी ना असेंबली लैंग्वेज, जिसमें कोड्स का यूज किया जाता था, मेमोनिक कोड्स का यूज किया जाता था, वो वाली लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। जब असेंबली लैंग्वेज को देखो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर का सीपीयू है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज समझता है, 0-1 को ही समझता है। तो जब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी यूज असेंबलर। तो असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम कि एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है। और आपने कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कौन सी टाइप का ये सॉफ्टवेयर होता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए, हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मुझे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से ट्रांसलेटर्स का यूज किया जाता है। तो बेटा 2 ट्रांसलेटर होते हैं टोटल हमारे पास, ठीक है ना। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है ना। तो आपने मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि कंपाइलर का काम क्या होता है, या फिर जो कंपाइलर है वो किस तरीके से ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर किस तरीके से करता है। तो ये भी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन सेकंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डेटा। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स के थे उसमें कौन सा जो मेमोरी थी वो यूज की जाती थी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शंस है एसएसडी, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर, एचडीडी, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस तो आई थिंक आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, दैट इज एसएसडी एंड एचडीडी, क्योंकि वो तो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं, पहले टाइम पे इसका यूज नहीं होता था, तो ये तो हो गई एलिमिनेट।
इनके बारे में आपको पता भी होगा। एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि एक फ्लैश ड्राइव होती है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है और ये महंगी भी बहुत होती है ना। तो एक सिंपल एक चिप सी होती है बस, और कुछ नहीं है इसमें। एचडीडी की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये सस्ती भी होती है कंपैरेटिवली एसएसडी, और ये स्लो भी होती है, लेकिन डेटा इसमें बहुत ज्यादा स्टोर किया जा सकता है एज कंपेयर टू एसएसडी। ओके, बट इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया था कि सेकेंड जनरेशन में कौन सा स्टोरेज डिवाइस हम यूज करते थे। तो दो ऑप्शन है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज मैग्नेटिक ड्रम। तो इसका जो यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में, इसका यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है ना। और जो प्रोसेसर होता था उसको हम बोलते थे वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था साथ में, है ना। प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब कह सकते हो और मेमोरी स्टोरेज के लिए हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में ये वाली टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इसको रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर ने, ट्रांजिस्टर ने इसको रिप्लेस कर दिया था। और जो मेमोरी थी, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक कोर, ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी का काम करती थी, मैग्नेटिक कोर, ये है सेकंड जनरेशन। दिस इज फॉर सेकंड जनरेशन। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन की थोड़ी सी और बात करें तो असेंबली लैंग्वेज और अर्ली लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस जो थी हमारे पास, जैसे कि फोर्ट्रान है और कोबोल है, इनका यूज सेकंड जनरेशन में होना शुरू हो चुका था। पहली जनरेशन में कोई लैंग्वेज नहीं थी, ओनली मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। लेकिन सेकंड जनरेशन में फोर्ट्रान यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, तो इनका यूज होना शुरू हो चुका था, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट इज कि व्हाट टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर अलाउज यू टू एक्सेस द वेब। मतलब इंटरनेट को यूज अगर आपने करना है तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर आपको जरूरत पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले तो ब्राउजर की बात करते हैं। इट इज नॉट ए हार्डवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। वेब ब्राउजर्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर मैं एफटीपी की बात करूं तो एफटीपी इज ए प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास मॉडम। मॉडम क्या है जी हमारे पास? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पहली बात तो आंसर यही है हमारा, मॉडम ही हमारा आंसर होगा। मॉडम के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा कि मॉडम की पहली बात तो ये फुल फॉर्म है, दैट इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। दूसरा, ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मतलब ये इनपुट का काम भी करता है और आउटपुट का काम भी करता है, ठीक है। मतलब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा मॉडम। अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि मुझे बताइए डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट आर द डिजिटल सिग्नल्स एक्चुअली। तो आपने ये बताना है कि डिजिटल सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको भी दे रहा हूं साथ साथ करने के लिए। नेक्स्ट देखो जी, आपको क्या बोला गया है कि मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड्स कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टी यूजर मतलब जहां पे एक से ज्यादा कंप्यूटर हो, ठीक है, प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो स्मॉल बिजनेस है उनको कॉस्ट कटिंग के लिए एज दे आर यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक सीपीयू यूज करते हैं टू लिंक सेवरल डैश, ठीक है। एक ही सीपीयू के साथ मल्टीपल चीजें यूज की जाती है ताकि हमारी कॉस्ट कटिंग हो सके। तो वो जो कनेक्शन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जो चीजें कनेक्ट की जाती है उसको क्या बोला जाता है। तो पहली बात तो देखो, पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका तो अपना सीपीयू होगा। तो ये तो यहां लिखा हुआ है सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सिंगल सीपीयू। तो पर्सनल कंप्यूटर्स तो कनेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क स्टेशन की, तो इसमें भी अपना प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ये भी नहीं होंगे। अगर हम बात करें मेन फ्रेम की, तो भाई मेन फ्रेम तो बड़ा कंप्यूटर होता है, तो छोटे बिजनेसेस के लिए तो है ही नहीं वो, है ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आता है डम टर्मिनल। अब डम टर्मिनल क्या होता है जी, इसको समझना। अगर मैं बात करूं किसी एक नेटवर्क की, तो मान लो मल्टीपल नोड्स मैंने आपस में कनेक्ट कर रखे हैं, मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है, मल्टीपल नोड्स मैंने क्या कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। तो जब किसी भी नेटवर्क के एंड वाला जो नोड होता है, अगर तो उसमें अपना एक प्रॉपर प्रोसेसिंग यूनिट हो, मतलब सीपीयू हो, तो उसको बोला जाता है टर्मिनल। उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा एक डिवाइस इसमें अटैच कर दूं, जैसे मॉनिटर, मान लो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, या फिर माउस है, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होती हो, प्रोसेसिंग यूनिट जिसका अपना नहीं होता हो, तो उसको बोला जाता है डम टर्मिनल, विदाउट सीपीयू, ठीक है।
या विदाउट हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसको क्या बोला जाता है, डम्ब टर्मिनल। तो क्या होता है कि एक सीपीयू रखा, उसके साथ 5-6 माउस अटैच, सॉरी 5-6 हमने अपना क्या किया, ये कह सकते हैं कि मॉनिटर ऐड कर दिए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मेरे सामने अभी 2 कंप्यूटर्स हैं लेकिन सीपीयू सिर्फ एक है, ठीक है ना, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ऊपर ऊपर लगा हुआ है, तो 2 मॉनिटर्स लगे हुए हैं। तो वो जो एक मॉनिटर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डम्ब टर्मिनल, क्योंकि वो प्रोसेसिंग कुछ नहीं कर सकता, उसका सीपीयू अटैच ही नहीं है, वो सिर्फ एक स्क्रीन है, एक मॉनिटर है हमारे पास, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, डम्ब टर्मिनल। तो वही चीज है, कॉस्ट कटिंग के लिए हमने किसका यूज किया है, डम्ब टर्मिनल का। क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे विद एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आप जेओआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 70% जो सिलेबस है वो सिर्फ कंप्यूटर का है, और इसके लिए हमने एक कंप्यूटर का कोर्स भी शुरू किया है, वीडियो कोर्स रहेगा पूरा, जो कि 20 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके। इसके अलावा 11 जुलाई को हम एचपी सेक्रेटरीट का कोर्स शुरू करने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें डेली 4 क्लासेस होंगी। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है इन सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 7814622609। तो आपकी सारी क्वेरीज का आप रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। आई होप आप सभी को समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ चुकी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप नए हो तो। बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।